वही वो शख्स अंडस को अकीरा के कमर पर सरगोशी से हाथ चलाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए उसके कंधे पर गहरी सांस छोड़ते हुए, अंडस को अब अगर मैंने तुम्हें ऐसे कपड़ा में दोबारा देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम्हें आज़ादी रास नहीं आ रही तो बता दो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लूंगा। फिर तुम्हें किसी भी तरह के कपड़ों की जरूरत नहीं होगी और मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें बिना कपड़ों को देखने में। अकीरा की तो जैसे सांस अटक गई थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान अभी उसके मुंह से बाहर आ जाएंगी। वह किसी बर्फ के पुतले की तरह खड़ी थी और उसकी बॉडी धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी। वही वो शख्स अकीरा के बाल थोड़ा आगे कर उसके गर्दन पर जोरदार बाइट करता है, जिससे अकीरा को थोड़ा होश आता है। वो डरी हुई नजरों से पीछे देखती है पर पीछे कोई नहीं था। वो अपने दिल पर हाथ रख भारी उछली सांसों को काबू करते हुए अंडस को क्या मैं सपना देख रही थी। तभी उसे अपने कंधे पर फिर से किसी का हाथ महसूस होता है। वो डरी हुई नजरों से पीछे देखती है, तभी पीछे खड़ा शख्स धीमी आवाज में, अंडस को आई एम रियली सॉरी, मैं जानता हूँ जिस दिन से तुम आई हो उस दिन से मैंने तुम्हें खाली परेशान किया है, पर क्या करूँ, मैं अपनी जान से बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे आने के बाद वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करती। इस वजह से वो बोलते बोलते रुक जाता है क्योंकि अकीरा गिरने वाली थी। वो परेशानी और हैरानी से, अंडस को क्या हुआ तुम्हें, आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें। पर अकीरा तो जैसे बेहोश हो चुकी थी, उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वही कबीर जो फोन करते हुए बाहर आ रहा था, वो अकीरा को काव्यांश की बाहों में देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसकी आंखें लाल हो जाती। वो तेज कदमों से काव्यांश के पास आकर, अंडस को ये तूने क्या किया है उसके साथ, मैंने मना किया था ना उसके आसपास भी भटकने के लिए, तेरी हिम्मत कैसे हुए उसके साथ बदतमीजी करने की। काव्यांश कंफ्यूजन से उसे देखते, अंडस को ये तू क्या बोल रहा है, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, मैं तो जब यहाँ आया ये ऑलरेडी बेहोश थी। उसकी नज़र अकीरा के गले पर जाती है जहाँ बहुत सारे लव बाइट थे जो ये हुआ सारा हाल बता रहे थे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था ये कब हुआ, किसने किया। जब वो यहाँ आया था तब अकीरा अकेली खड़ी थी, तो ये सब कैसे। अकीरा को संभालते हुए कबीर की चिल्लाकर, अंडस को पानी लेकर आओ बेवकूफ़ इंसान। काव्यांश दौड़ते हुए जाकर पानी लेकर आता है और घबराई हुई आवाज़ में, अंडस को मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तू मुझे गलत समझ रहा है, अपनी सफाई दे रहा था। पर कबीर जैसे उसकी बात सुनने के मूड में ही नहीं था। वो गुस्से से, अंडस को मैं तेरा जो करूंगा सो करूंगा, अगर अवनी को इस बारे में पता चलेगा तो तू जानता है ना वो क्या करेगी तेरे साथ। भाई आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, पीछे से आवाज आती है। काव्यांश की आंखों में डर फैल जाता है। वो अपनी आंखें बंद कर, अंडस को गॉड ये सब क्या हो गया, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, अब तो यह मुझसे और ज्यादा दूर भागेगी। वही अवनी कबीर की तरफ कदम बढ़ाकर, अंडस को भाई आप ये क्या कर रहे हैं, अंदर चले ये ठंड है। पर कबीर कोई जवाब नहीं देता, वो काव्यांश को घूर रहा था। वही काव्यांश परेशानी से, अंडस को अकीरा प्लीज प्लीज आंखें खोलो, तुम्हारी हेल्प की बहुत जरूरत है, प्लीज इनको बताओ ना मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, प्लीज अकीरा आंखों खोलो। काव्यांश के बार बार बोलने और उसे हिलाने से अकीरा को हल्का होश आने लगता है। अपनी आंखें खोलने की पूरी कोशिश कर रही थी पर उसे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। अवनी उसके गाल थपथपाते हुए, अंडस को शांत हो जाओ, ये तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा, हम सब है तुम्हारे साथ। अकीरा रोते हुए, अंडस को उसने मुझे छुआ था, वो उसने मुझे वार्निंग भी दी है। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रही थी। वो पूरी तरीके से बोलने की कोशिश कर रही थी पर उसके बोले गए शब्द किसी को भी समझ नहीं आ रहे थे। वही अवनी अकीरा को रोता हुआ देख उसके पास आकर, अंडस को हाय स्वेतु मुझे। पर अकीरा नहीं सुनती, वो बस अपने हाथ पैर चलाए जा ही थी। कबीर उसे अकीरा से दूर करते हुए, अंडस को मैं इसे लेकर जाता हूँ वरना तुम्हें भी चोट लग सकती है। पर भाई, कबीर बिना उसे देख वहां से चला जाता है। उसका एक हाथ अकीरा के पेट में था और दूसरा उसके पैरों में। वो तेज कदमों से अंडे की तरफ बढ़ जाता है। वही कोई था जिसकी आंखें किसी लावे की तरह जल रही थी। वो अपनी मुट्ठी कसे हुए, अंडस को सिर्फ 8 घंटे उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी होगी, और सिर्फ मेरी बाहों में बोलकर वो अपने लाल हो चुके आंखों पर चश्मा लगता है और लंबे कदमों से वहां से चला जाता है। काव्यांश बिना किसी एक्सप्रेशंस के जाती हुई अकीरा को देख रहा था। उसे समझ में ही नहीं आया कि आखिर अकीरा के साथ हुआ क्या। उसे अपने चेहरा एक तेज दर्द महसूस होता था। उसका चेहरा एक तरफ झुक चुका था। वो लाल आंखों से अवनी को देख रहा था जिसने अभी उसके गाल पर एक तेज चांटा मारा था। काव्यांश चिल्लाते हुए, अंडस को आर यू आउट ऑफ योर माइंड, मेरा दिमाग एकदम ठिकाने पर तुम्हारा नहीं है। उस रात भी तुमने मेरे साथ बदतमीजी की,
मैंने घर में किसी को नहीं बताया, अगर मैंने किसी को बता दिया होता तो तुम्हारी हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती, पहले मुझ पर और अब मेरी दोस्त पर। काव्यांश अपनी आंखों में गुस्से का सैलाब लिए बिल्कुल उसके पास आकर, मैंने तुम्हें अपनी जान बनाया है, जब तुम्हें देखा तब से तुमसे प्यार किया है, पहली नज़र से प्यार हुआ है मुझे तुमसे, और तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रही हो। मैं तुम्हारे करीब सिर्फ इसलिए आता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे करीब रहना, तुमसे आती खुशबू को महसूस करना। अवनी को काव्यांश के कितने नज़दीक आने से बहुत अजीब लग रहा था। वो आज तक किसी लड़के की इतने करीब नहीं गई थी जितना करीब वो आज काव्यांश की थी। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, तुम दूर रहो मुझसे। काव्यांश अवनी के दोनों हाथ उसके कमर पर लगाकर उसके चेहरे को पकड़ अपने चेहरे के बिल्कुल करीब करके, क्यों मेरे करीब आने से डर लग रहा है? कहीं तुम भी मुझसे प्यार ना कर बैठो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम अभय जल्द खुद मेरे करीब आओगी, तुम पहले ही मेरे दिल में उतर चुके हो और बहुत जल्द मैं तुम्हारे रूह में उतारूंगा और तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। बोलते हुए वो अपने सख्त होठ उसके गुलाबी होठों पर रख देता है। अवनी की आंखें एकदम बड़ी हो जाती है, वो उसकी बाहों में चटपटाने लगती है, पर काव्यांश इसे काफी फोर्स के साथ किस कर रहा था। उसे अपनी पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत कर दी थी। वही अवनी के बार बार हिलने से और उसके डिस्टर्ब करने से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अवनी को हल्का सा लिफ्ट कर वहां बने पिलर के सहारे उसे खड़े कर उसके दोनों हाथ ऊपर कर उसके गुलाबी हो चुके होठों पर वापस कब्जा जमा लेता है और दूसरे हाथ से उसके कमर को धीरे धीरे सेलाने लगता है। वो काफी मदोशी से उसे किस कर रहा था। वही अवनी की आंखें बड़ी हो जाती है। वो जितना उसे भी छूटने की कोशिश कर रही थी, काव्यांश उतना ही ज्यादा उसके करीब और फोर्स के साथ उसे किस कर रहा था। अवनी बड़ी आंखों से काव्यांश को देख रही थी, जिसकी आंखें बंद थी। वो किसी च्यूइंग गम की तरह उसके होठों को चबा रहा था। वही अवनी को एहसास भी नहीं हुआ कब वो भी उसकी किस में मदहोश होकर किस बैक करने लगी थी। काव्यांश के चेहरा पर सुकून फैल जाता है। वो खुशी और एक्साइटमेंट के साथ पूरे फोर्स के साथ किस करने लगता है। कुछ मिनट बाद काव्यांश को अपनी सांसें उखड़ती हुई महसूस होती है। वो उसके लिप्स को आज़ाद कर उसके माथे से अपना माथा जोड़ गहरी सांस लेने लगता है। वहीं अवनी भी गहरी सांस ले रही थी, जिससे उसका सीन ऊपर नीचे हो रहा था, जो बार बार काव्यांश के चौड़े सीने से टच हो रहा था। जहां अवनी अभी अपनी सांसें संभाल रही थी, वहीं काव्यांश को अपनी बॉडी में हलचल महसूस हो रही थी। वो समझ चुका था अब उसकी बॉडी की नीड बढ़ रही है। वो अवनी को कस के गले लगा लेता है। अवनी को समझ नहीं आया आखिर अब काव्यांश क्या हुआ, पर उसे अब काफी अजीब लग रहा। वो डरी हुई आवाज में, ये तुम क्या कर रहे हो, दूर हटो मुझसे। वही काव्यांश गहरी सांस भरते हुए, बस कुछ देर और ऐसे ही रहो, वरना अभी सारी लिमिट हमारे बीच कपड़ों का फासला भी खत्म हो जाएगा और मुझे हार भी तुमने क्या है, तो मुझे कंट्रोल भी तुम्हें ही करना होगा और मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए, बाकी मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ। काव्यांश की ऐसी बातें सुनकर अवनी का चेहरा पूरा सुख हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसका शरीर जल जाएगा। तभी उसे अपनी कमर पर ऐसा लगता है जैसे कुछ घुस रहा हो। वो काव्यांश को दूर करने की कोशिश करते हुए, ये क्या है, हटा दूर मुझसे। काव्यांश चिढ़कर, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें नहीं पता क्या है और क्या नहीं, शांति से खड़ी रहो वरना बात आगे भी बढ़ सकती है और इसका जिम्मेदार मैं नहीं तुम खुद होगी। अवनी को ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा खून सूख गया हो। वो डर से बस काव्यांश से चिपकी हुई थी, उसने काव्यांश पर जरा भी नहीं छुआ था, पर काव्यांश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अवनी को बिल्कुल खुद में समा ही लेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 8 बजे सभी लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। वहीं अवनी अभी भी अपने रूम में थी। उसका चेहरा अभी भी लाल था और उसकी आंखें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो पूरी रात नहीं सोई। वो खड़े होकर मिरर के पास जाती है और अपने नाइट ड्रेस को हल्का सा पेट से ऊपर कर देखती है, जहां अभी भी उंगली के निशान थे जो अब थोड़े हल्के हो गए थे। वो हल्की हाथ से निशान को जरा सा छूती है, पर उसे दर्द सा होने लगता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। पर कल रात की बात याद कर उसके सामने काव्यांश चेहरा आ जाता है। उसकी बंद आंखें और चेहरे पर सुकून। वो खुद को शीशे में देखती है जहां उसके चेहरे पर हया की लाली छाई हुई थी। फिर खुद को दांतते हुए, बिल्कुल नहीं अवनी, तू ऐसा कैसे कर सकती हूँ, और वो बेशर्म इंसान है, तू भूल गई क्या उसने तुझे हट किया था और तू उसी के बारे में सोचकर शर्मा रही है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो खुद से ही बातें कर रही थी। तभी उसे बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। वो रूम से बाहर बालकनी में जाती है तो वह का नज़ारा देख उसकी आंखें सदमे से फैल जाती है। वो खुद से ये सब क्या है। अपनी रूम से बालकनी में जाते हैं। बाहर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें सदमे से फैल जाती है। वो खुद से, व्हाट द हेल इज दिस। वो लगभग भागते हुए नीचे आती हैं, फिर चिल्लाकर ये सब क्या हो रहा है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे
और अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अवनी जीने से नीचे आते हुए पूरा हॉल में देखती हैं, जैसे कुछ ढूंढ रही हो, पर ना मिलने पर वह चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगती हैं। तभी कुछ गार्ड सीधे अंदर अंदर आ जाते हैं। कबीर हैरानी से, अंडस्को ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग और मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं यह अपनी बीवी को लेने आया हूँ, तो बेहतर होगा कोई भी मेरे काम में दखल ना दे। गेट से एक रौबदार आवाज आती है। सभी लोग डाइनिंग छोड़कर हॉल में आ जाते हैं। उनकी नजर आव्यान पर जाती है, जो इटालियन सूट में अपने बटन लगाते हुए अंदर आ रहा था। देखने में काफी हैंडसम लग रहा था। मिस्टी धीमी आवाज में अवनी के कान में, अंडस्को ये वही है ना जो कर संस्कार के साथ आया था? आई थिंक ये उसका दोस्त है। अवनी मिस्टी की बात पर कुछ नहीं बोलती, बस देखते रहते हैं। तभी अव्यान, अंडस्को मैंने कहा मुझे मेरी बीवी चाहिए, कहाँ है वो? कहाँ रखा है तुम लोगों ने उसे? सभी लोग कंफ्यूजन से उसे देखते हैं। कबीर, अंडस्को किसकी बात कर रहे हो और कौन बीवी? यहाँ किसी की भी शादी नहीं हुई है। अव्यान फर्स्ट स्टेशन गन थोड़ा माथे पर रखकर रगड़कर सीधा कबीर के ऊपर रखते हुए, अंडस्को मुझे मेरी बीवी चाहिए और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। सभी लोग काफी घबरा जाते हैं क्योंकि अव्यान पर लोड की हुई गन सीधा माथे पर रख दी थी, और ये बात सब कोई अच्छे से जानता था कि अव्यान न जिंदल किसी हस्ती है। वो कभी भी किसी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता था जो उसके चंगुल में फंस जाए, और यहाँ सीधा गाना ही लोड करी हुई रख दी थी। अवनी हिम्मत करके, अंडस्को क्या कर रहे हैं? मेरे भाई को छोड़ दे प्लीज। तभी अव्यान की नजर अवनी पर पड़ती है। अवनी को देखते ही अव्यान की आंखें सुर्ख होने लगती है। वो कबीर को धक्का दे सीधा अवनी के ऊपर गन रखते हुए, अंडस्को तुम ही हो ना जो कल उसके साथ डांस कर रही थी? बुलाओ उसे, कहाँ है वो? अवनी घबरा कर, अंडस्को किसकी बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अव्यान उसके बाल पकड़ खींच देता है, जिससे अवनी दर्द से चीख निकल जाती है। वही तुम्हारी दोस्त जिसके साथ में डांस कर रही थी, उसने अपने दांत पीस लिए थे। सभी लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। कबीरा, अंडस्को तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी बीवी कैसे हो सकती है? अव्यान सीधा हवा में फायर कर देता है, जिससे सभी की बोलती बंद हो जाती है। अव्यान सिटी बजाते हुए वहां टहलने लगता है। वहां पर एकदम ऐसा सन्नाटा हो गया था जैसे किसी की मौत हो गई हो। फिर अचानक से, अंडस्को मेरी बीवी है जिसे मैं पागलों से ढूंढ रहा हूँ। पहले उसका हिसाब पूरा होगा, उसके बाद तुम सबको देखूंगा। अवनी अपनी डरी हुई आवाज में, अंडस्को वो अभी घर पर नहीं है। तो कहाँ है? फोन करो उसे। अवनी जल्दी से अपना फोन निकाल नंबर टाइप करने लगते हैं, पर उसके हाथ इतने कप रहे थे जिससे वो कर ही नहीं पा रही थी। गुस्से से काव्यांश गुस्से से आगे बढ़ता, उससे पहले ही अव्यन उसके पैरों के पास शूट करते हुए, अंडस्को सोचना भी मत, बिल्कुल भी, मुझे सिर्फ मेरी बीवी चाहिए और उससे ही बात होगी, तुम सबका ऐसा बाद में होगा। अवनी जैसे फोन लगाती और कुछ बोलते उससे पहले दूसरी तरफ से बहुत ही मीठी आवाज आती है, अंडस्को जानेमन बस 5 मिनट आ रही हूँ, यहाँ बारिश शुरू हो गए इस वजह से रुकना पड़ा, पर तू टेंशन ना ले, मैं आ रही हूँ बस 5 मिनट। ओके जानेमन, डोंट वरी, परेशान बिल्कुल मत होना। ओके बोलकर वो बिना अवनी की सुन फोन कट कर देती। वहीं अकीरा का अवनी को जानेमन कहना अव्यान को खटक रहा था। उसकी आंखें जानलेवा होती जा रही थी। वो सीधा अवनी के माथे पर गन रखते हुए, अंडस्को तुम उसकी जानेमन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी जानेमन बनेगी? वो मेरी है और मेरी ही रहेगी। अवनी की आवाज नहीं निकल रही थी, उसे अव्यान से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। वो कुछ बोलती इससे पहले ही डोर बेल बजने लगती है। अवनी डरी हुए नजरों से डोर की तरह देख रही थी तो वही अव्यान के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वही अकीरा घर के अंदर आती है तो देखती है डोर पहले से खुला हुआ था, पर इसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो फिर अपने दिल पर हाथ रख, अंडस्को ये क्या हो रहा है? आज इतनी अजीब सी घबराहट क्यों हो रही है? वो डे से ही अंदर आती है, उसकी आंखें फैल जाती है। वो घबरा कर अवनी कर तरफ कदम बढ़ाकर, अंडस्को ये सब क्या हुआ? किसने किया? बोलते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ा देते हैं, क्योंकि वीपी पहले तो सोफे पर बैठे हुए इंसान को नहीं देख पाती, पर जैसे उसकी नज़र सामने बैठे अव्यान पर जाती वो डर के अपने कदम पीछे लेने लगती हैं। वो वहां से निकल पती, उससे पहल 2 गार्ड उसका रास्ता रोक लेते हैं। उसे इतना ज्यादा डर लग रहा था जैसे अभी उसका दिल मुंह से निकलकर बाहर आ जाएगा। वही अव्यान अपनी डरावनी आवाज में, अंडस्को तुम्हारी प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी, मुझसे दूर रहने की, मुझे भागने की, पर अफसोस तुम मेरे हाथ लग गई। अकीरा डरी हुई आवाज में, अंडस्को ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपको नहीं जानती, और आप क्यों मेरे घर वालों के साथ ये सब कर रहे हैं? बोलकर अवनी की तरफ कदम बढ़ाती कि अव्यान अकीरा को देख एक स्मारक के साथ उसकी तरफ फायरिंग कर देता है। अकीरा डर से अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी, उसे ऐसा लगा जैसे अभी उसकी जान उसके शरीर को छोड़ देगी।
वही आववेन कोल्ड वॉइस में, अंडस्को किसी को अपने बारे में नहीं बताओगे, ठीक है? तो जो अब होगा तुम्हारी दोस्त के साथ उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, बोलते हुए अपने गार्ड की तरफ इशारा करता है। बाय द वे तुम्हारी प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी मुझसे दूर रहने की, पर अफसोस तुम मेरे हाथ लग गई। एक डरावनी आवाज उस पूरे हॉल में गूंजती है जिससे अकीरा के रोए खड़े हो गए थे। अकीरा डरी हुई आवाज में, अंडस्को तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानती और मेरे घर वालों के साथ ये सब क्या कर रहे हो? बोलकर अवनी की तरफ कदम बढ़ाती कि आववेयान अकीरा को देख उसकी तरफ गन शूट कर देता है। अकीरा अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा खून सूख गया हो, उसका शरीर डर से कांप गया था। आववेयान रूड वॉइस में, अंडस्को तुम खुद सबको हमारे रिश्ते के बारे में बताओगी या मैं अपने तरीके से बताऊं? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारी दोस्त को उठानी पड़े और इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अंडस्को बोलते हुए गार्ड को कुछ इशारा करता है। गार्ड अवनी की तरफ कदम बढ़ाता उससे पहले अकीरा जल्दी से उसके सामने आकर उसे अकीरा से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए, अंडस्को छोड़ दो, उसे क्यों कर रहे हो ये सब? एक मेरे पास वही है, अपनी कहने ले लिए, क्यों उसे मुझसे दूर करना चाहते हो? बोलते हुए वो लगातार उसे पीछे की तरफ पुश कर रही थी। वही आववेयान को बहुत गुस्सा आ रहा था। अकीरा का किसी और लड़के को छूना उसे बर्दाश्त से बाहर था। तेज आवाज में, अंडस्को मैं तुम्हें इस चीज के पैसे देता हूँ जो अपने काम को ढील दे रहे हो। गार्ड अवनी की कमर में हाथ रख उसे धीरे धीरे ऊपर की बढ़ने लगता है। अकीरा रोते हुए, अंडस्को क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्या चाहते हो आखिर तुम? छोड़ दो उसे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज जज हो और दो। वो इतना ज्यादा रो रही थी, उसके आंसुओं से उसका चेहरा साफ हो गया था। चेहरे पर लगा हुआ ब्राउन कलर आंसू से धुल चुका था जिससे उसकी दूध जैसी स्किन साफ दिख रही थी। सभी लोगों के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उन्हें कितना बड़ा झटका लगा हो, पर अबीर, अवनी और काव्याश एक नॉर्मल थे। आववेयान जो माउस ऑर्गन में एक डरावनी साउंड प्ले कर रहा था जैसे उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। अकीरा तेज कदमों से आववेयान के पास आ, अंडस्को तुम्हें सुनाई भी दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्या का बिगड़ा इन सब ने? तुम्हारा जाने दो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो आज अपनी जिंदगी में दूसरी बार किसी के आगे गिड़गिड़ाई थी। वो खुद को आज दुनिया की सबसे बेबस लगती थी। पर आववेयान का वैसा ही ठंडा रिएक्शन देख अकीरा का गुस्सा बढ़ जाता है। वो आववेयान का कॉलर पकड़कर, अंडस्को तुम कुछ बोलेंगे भी, पर आववेयान का उसे घूरने पर चांटा झड़ देती है। वही सारे गार्ड तुरंत अलर्ट हो अकीरा के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। आववेयान हाथ से गन नीचे करने का बोलता है जिसे देख सारे गार्ड अकीरा से थोड़ी दूरी पर जाकर खड़े हो जाते हैं। आववेयान एक झटके से अकीरा का हाथ पकड़ सीधा अपनी गोद में खींच लेता है। उसने ये सब इतनी जल्दी किया था कि अकीरा को समझने का मौका ही नहीं मिला था। वो खुद को आववेयान के गोद में थी। वो उसकी गोद में कसमसाते हुए, अंडस्को छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? वहां मौजूद सभी लोगों के एक्सप्रेशन काफी अजीब हो चुके। उन सभी का एक्सप्रेशन कैसे थे? किसी को भी यह बात नहीं पता थी कि उसे तूफानी रात में आववेयान ने जिस लड़की को घर से बाहर निकाला था वो कोई और नहीं बल्कि अकीरा ही थी। आववेयान अपनी पकड़ अकीरा पर मजबूत करते हुए, अंडस्को इसी हाथ से तुमने मुझ पर हाथ उठाया था ना? मैं इस हाथ उकड़ दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई जो तुमने मुझ पर हाथ उठाया? तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं कौन हूँ? फिर एक डेविल स्माइल के साथ उसके छोटे मासूम चेहरा को देख, अंडस्को कोई बात नहीं, बहुत जल्द सब पता चल जाएगा। आखिर अब तुम्हें मेरे साथ ही तो रहना है। अकीरा जिसे अपनी हाथ और कमर पर दर्द महसूस हो रहा है फिर भी वो आखिरी कोशिश करते हुए, अंडस्को तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लो, पर प्लीज उसे छोड़ दो, वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। आववेयान जिसकी नजर अकीरा के हिलते होठों पर थी वो एक झटके से उसके बाल में हाथ डाल खींच देता है जिससे अकीरा के बाल का विग निकल कर उसके हाथ में आ जाता है और अकीरा के लंबे काले बाल उसके कमर से नीचे फैल जाते हैं। आववेयान एकटक उसे देख रहा था जिसे अपनी आंखों को कस के बंद कर रखी थी। आववेयान के चेहरे पर एक्सप्रेशनलेस था। उसके चेहरे देखकर समझ पाना पॉसिबल ही नहीं था आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था, पर कुछ था जो उसके दिमाग को हिट कर रहा था। वो विग फेंक उसके जबड़े को कसकर पकड़ अपने चेहरे के पास ले जाने लगता है और अगले ही पल उसके होठों को अपने मुंह में भर लेता है और लगभग उसके होठों को चबाते हुए किस कर रहा था। अकीरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी और सांस बढ़ चुकी थी। वो आववेयान से खुद छुड़ाने के लिए अपने छोटे हाथों से बहुत तेज मार रही थी, पर आववेयान को जैसे उसके मारने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो काफी अग्रेसिव होकर उसे किस कर रहा था जैसे उसे निगल ही जाएगा। वही अकीरा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी उसकी जान उसके मुंह से बाहर निकल जाएगी। वो बार बार उसे मार रही थी।
जिससे अव्ययान को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसके चलते वो अकीरा के छोटे होठों को लगातार काट रहा था। वो किस काम कर रहा था और उसके छोटे छोटे होठ पर बाइट कर रहा था। उसने इतनी ज्यादा बाइट कर दिए थे जिससे अकीरा के होठ से खून आ रहा था, जो अव्ययान के मुंह में घुल रहा था। उसकी किस ऐसी थी जैसे वो उसे सजा दे रहे हो। कुछ देर किस करने के बाद जब अकीरा का कुछ रिएक्ट ना करने पर अव्ययान उससे दूर हो उसके चेहरे को देखता है, जो बेहोश हो चुकी थी और अनजाने में ही उसका सर अव्ययान के सीने से लग गई थी। अव्ययान अच्छे से अकीरा को अपनी बाहों में समेटते हुए सबको गहरी नजर से देखते हुए, अंडस्को मैं अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूँ। अगर किसी ने भी मेरे आगे आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी आवाज में साफ धमकी थी। अव्ययान एक नजर अपनी बाहों में बेहोश अकीरा को दिखता है, जिसका चेहरा किसी क्रिस्टल क्लियर की तरह क्लीन हो चुका था, पर चेहरे पर आंसू के निशान थे जो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। अव्ययान बिना किसी पर ध्यान दे उसे अपनी बाहों में उठाकर वहां से जाने लगता है। अवनी चिल्लाते हुए, अंडस्को तुम उसे बिना उसकी मर्जी के कहीं नहीं ले जा सकते। मैंने कहा छोड़ो उसे। हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त के साथ ये सब करने की। बोलते हुए वो उस गार्ड से खुद को लगभग छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। काव्यांश बिना किसी एक्सप्रेशन से अवनी को देखते हैं, उसके बाद अपने साइड में खड़े गार्ड को कस के किक मारता, जिससे गार्ड सीधा फर्श पर गिरता है, अपने हाथ साफ करते हुए। अंडस्को तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? छोड़ो उसे। काव्यांश उसे छू पाता कि पूरे हॉल में अव्ययान की डरावनी आवाज गूंजती है। अंडस्को वो मेरी बीवी है, मेरा उस पर पूरा हक है। तू होता कौन है मुझे मेरी बीवी से दूर करने वाला? मैं उसे कहीं भी ले जा सकता हूँ, मुझे किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं और न ही मुझे मेरी बीवी की परमिशन की जरूरत है। अवनी चिल्लाकर, अंडस्को प्लीज प्लीज उसे एक बार होश में आ जाने दो, फिर तुम्हें जो करना कर लेना। बस एक बार मुझे उसके मुंह से सुनना है तुम उसके हस्बैंड हो, प्लीज। अव्ययान उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाता है। प्रोजापाता उससे पहले ही काव्यांश उसके आगे खड़े होकर, अंडस्को तुम्हें सुनाई नहीं दिया कहा ना? नहीं, उसे एक बार होश में आने दो, उसके बाद तुम्हें जो करना है कर लेना। अव्ययान जो सब कुछ कभी भी बर्बाद कर सकता था वो कभी किसी की नहीं सुनता था। वो अभी के अभी उसे जमीन पर ला सकता था, पर वो खामोशी से अकीरा को देखते हुए रुड वॉइस में, अंडस्को इसका कमरा कहाँ है? नहीं लेकर जा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद एक पल भी मैं अपनी बीवी को यहाँ नहीं रहने दूंगा। अव्ययान अकीरा को रूम में लेकर जाता है और उसको अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करते हुए, अंडस्को ये पहली और आखिरी बार है कि मुझे किसी के आगे झुकना पड़ा, वरना कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अव्ययान जिंदल को झुका सके। एक तरह से खुद को जैसे तसल्ली दे रहा था कि वो किसी के आगे नहीं झुकता, पर शायद भूल गए कि उससे भी बड़ा कोई इस दुनिया में मौजूद है जो सब कुछ कर सकता है। अवनी जल्दी से आकर अकीरा का हाथ पकड़ उसे सहलाते हुए, अंडस्को चल यार तू इस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अव्ययान अवनी को देख, अंडस्को तुम अब ये क्या कर रही हो? तुम्हारी दोस्त को खा नहीं जा रहा था? अवनी उसे अंदाज में, अंडस्को मुझे उसके कपड़े चेंज करने हैं, तुम बाहर जाओ। अव्ययान, अंडस्को मैं क्यों बाहर जाऊंगा? वो मेरी है, मेरा पूरा हक है उसे देखने का। अवनी उसकी बात पर अपने दांत पीस लेती है। अंडस्को मैंने कहा ना तुम जाओ, मैं कर लूंगी। अव्ययान नीली आंखों से अवनी की आंखों में देखते हुए, अंडस्को कहीं तुम्हारा मुझे बाहर भेजकर मेरी बीवी को भगाने का प्लान तो नहीं है? अवनी अपनी मुट्ठियों कस लेती है। अव्ययान वहां से बाहर चला जाता है। अव्ययान बिना किसी एक्सप्रेशन के वॉल से टीक सिगरेट की कष्ट ले रहा था। वही काव्यांश उसके बगल में खड़े होकर, अंडस्को तू नहीं सुधरेगा ना? तू कभी नहीं सुधर सकता, बिल्कुल भी नहीं। तू एक पत्थर दिल इंसान बन चुका है। उसे एक नज़र देखने के बाद, अंडस्को तू इतना क्यों चिढ़ रहा जैसे मैंने तेरी बीवी को तेरे साथ रोमांस करने नहीं दिया और तुझे फाइनल स्टेज पर पहुंचने के बाद तुझे मेरे पास आना पड़ रहा हो? उसने जैसे काव्यांश की बात को इग्नोर कर दिया हो। काव्यांश अपने मुठिया कसे हुए, अंडस्को मैंने सिर्फ वो दुनिया छोड़ी है, पर मैं आज भी वही काव्यांश कुकरेजा हूँ, इसके आग कोई नहीं ठीकता। अव्ययान रूड वॉइस में, अंडस्को तो तू ये सब मुझे क्यों बता रहा है? तू भूल गया क्या मैं कौन हूँ? मैं किंग हूँ, किंग, और किंग कभी किसी के आगे नहीं झुकता। काव्यांश उसकी ही वॉइस में, अंडस्को सही कहा, पर मैं भी देखता हूँ तू कब तक अपनी कही बात पर अड़ा रहेगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार थी, जैसे उसे कॉन्फिडेंस हो कि वो बदल सकता है। अव्ययान उसकी बात को इग्नोर करते हुए, अंडस्को तुझे क्या लगता है ये अव्ययान जिंदल किसी के आगे झुकेगा? कभी नहीं। वो वक्त कभी नहीं आएगा जिसके आगे पूरी दुनिया घुटने टेकती है, उसे कौन झुकाएगा? काव्यांश उसकी आंखों में देखते हुए, अंडस्को तेरी आंखों में तड़प है, तेरी आंखों में सुकून नहीं है, और तेरी बातों में फ्रस्ट्रेशन है। कुछ तो है जो तेरे अंदर चल रहा है, वरना कोई भी इंसान किसी पागल कुत्ते की तरह अपनी बीवी को नहीं ढूंढता जिस तरीके से ढूंढा है। तू 6 महीने से ठीक से सोया नहीं है और तेरी आंखें देखकर लग रहा है तो इन 6 महीना एक पल भी स्कूल से नहीं मिला।
क्यों तुझे उसकी मासूमियत भाग गई। आव्यान उसके मुंह पर शिगार का धुआं उड़ाते हुए, अंडस्को वैसे तेरी महबूबा देखने में काफी खूबसूरत है, बट नॉट ए माई टाइप, इसलिए अपनी महबूब को संभाल ले और उसे मेरी बीवी से दूर रखना, वरना। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी, पर काव्यांश उसकी मामूली बात भी अच्छे से समझ गया था। वो जानता था आव्यान मजाक नहीं किया करता। उन दोनों की बातें से वहां का माहौल काफी अजीब हो गया था। जहां आव्यान हमेशा की तरह ठंडे और कोल्ड एक्सप्रेशन थे, तो वही काव्यांश के चेहरे पर भी कुछ वैसा ही दिख रहा था, पर उसके चेहरे पर एक सुकून था जो आव्यान के पास नहीं था। ऐसे ही धीरे धीरे करके दिन बीत जाता है और सुबह दोपहर हो जाती है। नीचे घर में लोग सभी एक साथ शांति से बैठे हुए थे, किसी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। वही अबीर के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा टेंशन थी। वो बार बार ऊपर की तरफ देख रहा था, जैसे अवनी के नीचे आने का इंतजार कर रहा हो। वही रूम में अवनी अकीरा के होश में आने का इंतजार करते करते उसके बगल में सो गई थी। उसे पता ही नहीं चलता वो भी सो गई। उसे नींद में एहसास होता है कि कोई चीज उसके हाथ पर रेंग रही है। उसकी आंख तुरंत खुल जाती है। वो देखती है कि अकीरा नींद में ही अपने हाथ से कुछ ढूंढ रही है। अवनी जल्दी से उसका हाथ पकड़ा। अंडस्को स्वीटू, आंखें खोल, तुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही। अवनी क्या बात सुनकर अकीरा धीरे से आंखें खोलती है। सामने अवनी को देख तुरंत उसके गले लग जाती है, जैसे उसने अभी कोई डरावना सपना देखा हो। फिर वो आसपास देखती है। वो अपने आप को रूम में देखकर हकलाती हुई आवाज में, अंडस्को तुझे पता है मैंने सपना देखा, बहुत डरावना सपना था। उसकी आवाज से पता चल रहा था वो काफी डर चुकी थी। वो आगे बोलती उससे पहले ही अवनी उसे खुद से दूर कर, अंडस्को तुमने मुझसे क्यों छुपाया ये सब। बिल अकीरा अब चुप क्यों है। अकीरा कंफ्यूजन से, अंडस्को तुझे क्या हुआ है, तू ऐसा क्यों बोल रही है और मैंने क्या नहीं बताया तुझे। यही कि तू शादीशुदा है। अवनी उसकी बात बीच में काट कर बोलती है। जिसे अकीरा ख्वाब समझ रही थी वो उसकी हकीकत बनकर आज उसके सामने थी। वो उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ती और अवनी उसका हाथ झटक देती है। अकीरा अपना खाली हाथ देखती है जो अवनी ने झटक दिया था। उसके रुके हुए आंसू उसके गाल और लुढ़क आते हैं। वो रोते हुए, अंडस्को मुझे बस इसी चीज का डर था, इसलिए मैंने ये सब क्या जाना, प्लीज मुझे माफ कर दे। वो रो रही थी, उसकी आवाज में तड़प थी। अवनी उसे किसी छोटे बच्चे की तरह रोते देख उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो उसे गले लगाकर खुद भी रोते हुए, अंडस्को तू जटा है ना कि मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकती, फिर भी तू रो रही है, चुप हो जाना वरना मैं भी रो दूंगी। उन दोनों की आवाज इतनी तेज थी कि नीचे तक आ रही थी। आव्यान जो अब भी बालकनी में खड़ा था वो रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए, अंडस्को तो फाइनली मेरी बीवी को होश आ गया, चलो अब सबको बताओ कि तुम मेरी बीवी हो। बोलते बोलते वो अवनी को एकटक घूरने लगता है। उसका चेहरा देखकर लज रहा था, वो कभी भी अवनी को मार सकता है। वो गुस्से से चिल्लाते हुए, अंडस्को क्या हो रहा है ये, पर उसकी आवाज काफी कोल्ड और डरावनी थी, जिसे सुन अकीरा को अपनी रीढ़ की हड्डी में जकड़न महसूस हो रही थी। वही अवनी को ऐसा लगा रहा था जैसे वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही हो। अभी अवनी और अकीरा काफी पास थे, उनकी पोजीशन काफी अजीब थी। आव्यान एक ही झटके में अकीरा को अवनी से दूर कर रूड वॉइस में, अंडस्को मेरी बीवी से दूर रहो, वो मेरी बीवी है, इसके इतने करीब सिर्फ मैं जा सकता हूँ, तुम नहीं, मुझे बर्दाश्त नहीं कोई और उसके इतने करीब जाए। बोलते हुए अकीरा के पूरे कपड़े जड़ने लगता है, जैसे उस पर कितनी गंदी चीज लग गई हो। वही आव्यान को अपने इतने नजदीक देख अकीरा को काफी डर लग रहा था। तभी उसे अपने बाजू पर आव्यान की पकड़ मजबूत करते हुए, अंडस्को धोखा देना चाहती हो मुझे, वो उस पर चीखा। अकीरा उसकी पकड़ से खुद को आजाद करते हुए, अंडस्को आप ली, जब मुझे छोड़ दो, दर्द हो रहा है। वो रोने वाली हो चुकी थी। आव्यान डेविल स्माइल के साथ, अंडस्को छोड़ दूंगा पर तुम्हें कुछ पल रुक कर, मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, बोलो मंजूर है। अल्पविराम। आव्यान को अकीरा पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। जहां कोई उसके सामने मुंह खोलने तक की हिम्मत नहीं करता था, वही ये छोटी सी लड़की ने सीधा उसकी बात को मना कर दिया था। आव्यान तेज आवाज में, अंडस्को गेट आउट। अकीरा जल्दी से अवनी का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ कदम बढ़ा देती है। आव्यान डीप वॉइस में, अंडस्को मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। फिर अवनी को देख, अंडस्को लड़की तुम जाओ यहाँ से, बोलकर अकीरा के हाथ पर पकड़ मजबूत कर लेता है। उसके जाते ही आव्यान उसे उठाकर सीधा बेड पर से पटक देता है। अकीरा ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी, उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था आव्यान के साथ अकेले रूम में। आव्यान गेट को अंदर से लॉक कर अकीरा की तरफ कदम बढ़ाते हुए, अंडस्को तो तुम्हें मेरे घर मेरी बीवी बनाकर चलने में दिक्कत हो रही है, उसने अपने दांत पीस लिए थे। अकीरा रोते हुए, अंडस्को मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, तुमने मुझे घर से निकाल, तुमने कहा था कि तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं, फिर क्यों तुम ऐसा बोल रहे हो,
प्लीज छोड़ो, मुझे जाने दो। मुझे अपनी जान के पास जाना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, प्लीज जाने दो। आव्यान दांत पीसकर, अंडस्को तुम्हारा इस घर में किसी से कोई रिश्ता नहीं है, और जो रिश्ता है वो सिर्फ मेरे से है। जब से तुम्हारी शादी मुझसे हुई है तब से तुमने अपने सारे रिश्ते पीछे छोड़ दिया है। तुम मेरे अलावा किसी और से रिश्ता बनाने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम उस आव्यान जिंदल से मिलोगे जिसके नाम से दुनिया डरती है। उस वक्त तुम खाली मेरे नाम से भी डरगी तो बेहतर होगा, जो कह रहे हूँ वो करो, उससे ज्यादा तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। आव्यान की इतनी डरावनी और खतरनाक आवाज सुनकर तो जैसे उसका दिल कभी भी बाहर ही आ जाएगा। उसने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया था। उसकी क्रिस्टल क्लियर फेस जो हमेशा चांद की तरह चमकता था, आज वो काफी डर लग रहा था। वो लगातार रो रही थी। आव्यान बिल्कुल उसके नजदीक आकर एक पर बेड पर रख उसके चेहरे पर झुकते हुए, अंडस्को चुप, बिल्कुल चुप, मुझे रोने वाली लड़कियां नहीं पसंद, और अब अगर तुम्हारी आंखों से एक आंसू निकाला तो आंसू बहाने के लिए तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई और नहीं बचेगा, तो जरा संभाल कर बाहों, क्या पता कल बहने के लिए मौका तो हो पर आंसू कम पड़ जाए। उसकी हर गुजरते वक्त से सांस गहरी होती जा रही थी, जो किसी की भी रूह निकलने के लिए काफी थी। अकीरा जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछने लगती है, पर उसके आंसू डर से रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अकीरा जबरदस्ती अपने आंसू को पोंछ रही थी, जिससे उसने अपने पूरे चेहरे को पहले से भी ज्यादा लाल कर लिया था। आव्यान उसे घूरते हुए, अंडस्को तुम्हारा मुंह अभी तक बंद नहीं हुआ, खुद करती हो या मैं अपने तरीके से करूं? अकीरा दोनों हाथों से आंसू पूछते हुए, अंडस्को न ही रुक रहे हैं, क्या करूं? उसकी आवाज काफी रंधवा गई थी। आव्यान अपने सामने बैठी उस छोटी खरगोश जैसी लड़की को देख रहा था, जिसकी आंखों में दर्द और डर दोनों था, और उसकी मासूम आवाज तो और ज्यादा मीठी थी। आव्यान को तो जैसे उसके दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो एकटक अपनी नीली आंखों से उसके गहरी काली आंखों में झांक रहा था, जो काफी गहरी थी, जैसे उसमें काफी राज छुपे हो। वही आव्यान को इतना करीब देख और उसकी वो खामोश नजर अकीरा खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो उसकी नजर से तुरंत अपनी नजर हटा देती है, जिससे आव्यान के फेस पर डेंजर स्माइल आ जाती है, पर इतनी कम थी जिसे देख पाना नामुमकिन था। वही बाहर गार्डन में अवनी खामोशी से वहां लगी हुई चेयर पर बैठी थी। उसके दोनों हाथ आपस में जुड़े हुए थे, जो हल्के हल्के कांप रहे थे। उसके पैर लगातार हिल रहे थे, जैसे वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही हो। तभी वहां पर काव्यांश उसके बगल वाली चेयर पर बैठते हुए, अंडस्को डोंट वरी, वो तुम्हारी दोस्त के साथ कुछ नहीं करेगा, इतना तो यकीन है मुझे। अवनी बिना उस पर ध्यान दे खामोश ही रहती है, जैसे उसके अलावा वहां कोई और मौजूद ही ना हो। काव्यांश उसे देखते हुए, अंडस्को मैंने कहा न ट्रस्ट में। अवनी उसे घूर कर, अंडस्को और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम पर रत्ती भर भी ट्रस्ट करूंगी? आई हेट यू, आई रियली हेट यू, मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है। बोलते हुए अवनी अपनी जूती उसके जूते पर रख सा हल्का मशल देती है। उसकी आवाज काफी रूड और कट थी। काव्यांश उसकी बात पर हल्का सा मुकुरता है और अगले ही पल झटके से उसके कमर पकड़ सीधा उसे खींच लेता है। अवनी अचानक से खींचने से सीधा उसकी तरफ खींच चली जाती है, और काव्यांश को इतने करीब देखकर थोड़ा घबरा जाती है। अपना सर थोड़ा पीछे कर, अंडस्को ये क्या बेहयाई है, छोड़े मुझे। काव्यांश उसकी गार्डन पर झुक, अंडस्को हटा दूंगा मेरी जान, पर क्या करूं, तुम्हारे इतने नजदीक आने के बाद मेरा कुछ और ही करने का मन कर रहा है। सोची रहा हूं तुम्हें खुद के और ज्यादा करीब कर लूं। बोलते हुए अपनी पकड़ कमर पर और कस देता है। अवनी अपनी आंखें बड़ी कर काव्यांश के चेस्ट में हाथ रख उसे पीछे की तरफ पुश, अंडस्को तुम सही नहीं कर रहे हो, बता रही हूं, अपने हाथ हटा लो वरना। काव्यांश हल्की मुस्कुराहट लिए, अंडस्को सोच लो मेरी जान, अगर मेरा हाथ हटा कहीं कुछ और ना हो जाए तुम्हारे साथ। अवनी अपनी आंखें बड़ी कर, अंडस्को मैंने कहा ना, छोड़ दो मुझे। बोलते हुए वो बुरी तरह उसे घूरती है, क्योंकि काव्यांश हंस पर एचा रहा था। उसकी मुस्कुराहट काफी गहरी थी, जिससे अवनी की चिढ़ मैच रही थी। वो चिढ़कर, अंडस्को तुम हंस क्यों रहे, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। वो अवनी की नाक खींचते हुए, अंडस्को मेरी एंग्री बट डोंट वरी, मैं तो बस देख रहा था कि मेरी जान गुस्से में कितनी खूबसूरत लगती है, और ये खूबसूरती सिर्फ मेरी है, जिस पर सिर्फ इस काव्यांश कुकरेजा का हक है। बोलकर हल्का से उसके चिक्स पर किस करता है। वही अवनी मुंह खोले उसको देख रही थी। आखिर उसके घर में बैठा ये इंसान और उसी अपने गोद लिए ऐसी बातें कर रहा था जैसे उसे किसी का डर न हो। सीरियसली वो अपनी बड़ी आंखें बार बार झपका कर उसे ही देख रही थी। वही काव्यांश बस मुस्कुराए जा रहा था, जैसे उसने उसकी मन को बात सुन ली हो। धीरे धीरे आज का दिन भी देखा जाता और ऐसे ही रात आ जाते हैं। अकीरा का रूम। अकीरा वॉशरूम मुंह धोकर बाहर आती है। उसका चेहरा ग्लोइंग हो गया था, रोने से उसकी स्किन पहले से भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर लग रही थी।
उसका चेहरा हल्का गुलाबी था जिससे वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वही काव्यांश जो फोन में लगा था वे तिरछी नजर से उसे देख रहा था। वही अकीरा अपनी भीगी हुई पलकों को देख रही थी, पलकों जो उसके चेहरे की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ा रही थी। तभी डोर नॉक होता है। अकीरा जल्दी से टॉवल वहां रख सीधा डोर की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। वो जैसे डोर ओपन करते हैं सामने सर्वेंट था जिसके हाथ में खाने की ट्रेन थी, पर उसकी नजरें कहीं और थी। अकीरा उसके हाथ से ट्रे लेती पर वो सर्वेंट तो डे से उसकी खूबसूरती में खो गया था। डे से उसे कुछ सुनाई ना दे रहा हो, वो एकटक बीज अकीरा को देखे जा रहा था। वही अकीरा उसे देखे कंफ्यूजन से, अंडस्को क्या हुआ, आप ट्रीट क्यों नहीं रहे? उसकी मीठी आवाज में सर्वेंट तुरंत ट्रे छोड़ देता है और बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। वही अकीरा कंफ्यूजन से कभी अपने हाथ की ट्रे तो कभी जल्दबाजी में जाते हुए सर्वेंट को देख रही थी। अकीरा ट्रे लेकर टेबल पर रख देती है। अभी उसकी फेस मन में काफी उथल पुथल मची हुई थी। वही आव्यान जो अकीरा की हरबते एक्सप्रेशंस को देख रहा था वो रूड वॉइस में, अंडस्को तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देता। अकीरा बिना उसकी तरफ बिना उसे देखे वहां से चली जाती है, जैसे उसे आव्यान की कोई बात सुनी ही ना हो। उसके जाते हैं आव्यान दांत पीस लेता है, फिर खुद से, अंडस्को तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। मैसेज जिंदल बीज, एक बार तुम मेरे कैद में आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा मुझे इग्नोर करने का मतलब क्या होता है। तुम सिर्फ मेरे पेशेंट को टेस्ट ले रही हो ना, अब मैं बताता हूँ कि पेशेंट्स का टेस्ट क्या होता है। तुम खुद रोते हुए मेरे पास आओगी मिसेज जिंदल। बोलते वक्त उसके फेस पर एक गहरी मुस्कान थी जो तुरंत चली भी गई थी।